हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 2 यानी टिश्यू का पार्ट 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने परमानेंट टिश्यू पर मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू तक हमने कंप्लीट किया था और आज इस वीडियो में हम लोग परमानेंट टिश्यू से इस वीडियो कंटिन्यू करते हैं और इसको आगे समझते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी परमानेंट टिश्यू का। आज मैं इस सब खत्म करके इस टिश्यू को खत्म करके हम लोग प्लांट टिश्यू को जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, परमानेंट टिश्यू होता क्या है, सुनिए। वैसे टिश्यू प्लांट्स में जो प्रेजेंट होते हैं जो कि पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं ना, जैसे कि आप देख सकते हो, मतलब ये एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। और मैंने आपको मेरिस्मेटिक टिश्यू लास्ट टाइम बताया था, और मेरिस्मेटिक टिश्यू मैंने आपको ये बताया था कि वैसे सेल जो कि डेवलप कर रहे होते हैं, इवॉल्व कर रहे होते हैं, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है जो मैंने आपको इसमें बताया था। इसमें ये होता है ना, इसमें ये कॉमन होता है कि ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है ना, वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाके परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब परमानेंट टिश्यू जो कि जना वो पूरी तरीके से डेवलप हो, जो पूरी तरीके से इवॉल्व हो, वो परमानेंट टिश्यू। तो सुनो, जब परमानेंट टिश्यू ऐसे समझिए, जब मेरिस्मेटिक टिश्यू कन्वर्ट हो जाए परमानेंट टिश्यू में, यानी जब मेरिस्मेटिक टिश्यू पूरी तरीके से इवॉल्व होकर किसमें कन्वर्ट हो जाए, परमानेंट टिश्यू में, तो उस प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस इन विच द कन्वर्जन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू इन परमानेंट टिश्यू, है ना। हम लोग कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू इनटू परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये होता है, ये आपको याद रखना। और इसमें क्या होगा, जो टिश्यू लेवल का जो शेप साइज होगा, है ना, चाहे जो भी फंक्शंस होंगे, वो मतलब ऐसे सब परमानेंट हो जाएगा, वो उसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू को हम लोग ना दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू दिख रहा होगा। तो परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के हो गए। एक, पहला बात सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा आपका हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू होता क्या। देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ऐसे सिंपल लेयर्स होते हैं परमानेंट टिश्यू के, जो कि टिश्यू लेवल पर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। और सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पैरेन्काइमा दिया हुआ है, कॉलेन्काइमा दिया हुआ है, एपिडर्मिस दिया हुआ है, और एक होगा स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, पैरेन्काइमा, ये दोनों आपका कॉलेन्काइमा है और ये एक स्क्लेरेन्काइमा है। मतलब ये देखिए, ये पैरेन्काइमा, ये है आपका कॉलेन्काइमा, और ये दोनों है दोनों स्क्लेरेन्काइमा। और एक होता है एपिडर्मिस, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब पहले हम लोग सबका फंक्शन समझते हैं, सुनिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉलेन्काइमा से। तो कॉलेन्काइमा ज्यादा इजी बेटर है, तो कॉलेन्काइमा समझते हैं। ठीक है, सुनिए। आप लोग जैसे कभी गाँव पे गए हो, गाँव पे घूमते हो, चाहे किसी पेड़ से आप लोग लकड़ी तोड़ते हो, तो आप लोग नोटिस करते हो, जैसे आप पेड़ को तोड़ते हो ना, अब जैसे पेड़ को तोड़ते हो तो वो जो पेड़ होता है ना, वो आसानी से टूटता नहीं है। मतलब अब उसको लकड़ी तोड़ोगे तो बेंड हो जाता है, बहुत इजीली तरीके से हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? तो उसका मेन रीजन है क्योंकि उसके पास ना कॉलेन्काइमा है। क्योंकि कॉलेन्काइमा जो होता है ना, वो प्लांट में एज ए परमानेंट टिश्यू होता है और वो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी लाता है। आप तोड़ने जाइएगा, देखिए, वो टूटेगा नहीं जल्दी। नहीं तो कुछ क्लाइंबस के स्टेम को आप देख सकते हो, है ना, वो टूटता नहीं है जल्दी, है ना, वो विदाउट ब्रेकिंग बिना टूटे ही वो मुड़ जाता है। क्यों मुड़ जाता है? क्योंकि ये ना मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। तो ये चीज याद करने वाला चीज है। जैसे कि टेंड्रिल्स, प्लांट का आप लोग टेंड्रिल्स देखे होंगे ना, जो नहीं होता है टेंड्रिल्स से, समझिए ना कि अब क्लाइमस देखे हो, जब ऊपर चढ़ जाता है तना टाइप का, है ना, जो घुमा फिरा के रहता है इस तरीके से, है ना, ऐसे ऐसे घुमा घुमा रहेगा, ऐसे घुमा घुमा रहेगा टेंडल्स टाइप का, जो कि तना होना पे चढ़ जाता है, पेड़ों पे किसी लकड़ी पे चढ़ जाएगा, तो वो टेंडल्स हो गया। तो मतलब जैसे कि नहीं देखे हो आप लोग लौकी का, चाहे कोई कोहड़ा का, पंपकिन का, देखो अब रखिएगा चढ़ जाएगा। लौकी का देखिए वो कैसे ऊपर लटक जाता है, चढ़ जाता है ना। कुछ बेल देखो, जो जंगली पौधा कस्किट्टा टाइप का, ऊपर पेड़ पे चढ़ जाता है। तो ये सब चीज,
तो कॉलिनकाइमा क्या करता है, प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और वो बिना टूटे ही मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज होता है वो क्लाइंबर्स के पास ऐसा, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये चीज कॉलिनकाइमा का याद करिएगा। कॉलिनकाइमा का एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है क्लोरेनकाइमा। कॉलिनकाइमा का एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है क्लोरेनकाइमा, और वो जो पार्ट होता है ना किसका, कॉलिनकाइमा का, उसका मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, क्योंकि वो क्लोरोफिल कंटेन करता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते देखिए कॉलिनकाइमा का ना कुछ चीज़ यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देख लीजिए। ये जो सेल्स होते हैं ये लिविंग सेल्स होते हैं, है ना, और ये ठीक है, ये एलोंगेट यानी लंबे लंबे सेल्स होते हैं जो कि थिकेंड होते हैं कॉर्नर्स पे। देखिए ये कॉर्नर्स पे थिक है, देखिए ये थिकेंड है, तो ये कॉर्नर्स पे थिकन होते हैं। इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा कम होता है, मतलब बहुत कम होता है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, सेल के अंदर का स्पेस, मतलब सेल के अंदर का स्पेस इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, तो चीज याद रखिएगा। तो ये हो गया। मैं कॉलिनकाइमा यहां से लेकर यहां तक दिया हुआ है, समझिए। ये प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी लाता है, ये सब पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जैसे कि क्लाइंबर्स को क्लाइंब करने में हेल्प करता है। इनका जो तना होता है बिना बेंडी किए ही ये मतलब अगर ये बेंड करके भी बेंड भी करते तो जल्दी नहीं टूटता, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होता है ना। ये एक लिविंग सेल होता है, ये लिविंग सेल होता है जिनका सेल्स क्या होते हैं, थोड़े लंबे लंबे इलोंगेट होते हैं, है ना, बड़े बड़े सेल्स होते हैं। इनका कोना पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे थिकेंड होता है और इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। तो पहला आपको हो गया क्लियर, फर्स्ट आपको क्लियर हो गया। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं पैरेन्काइमा। देखिए ये एक सिंपल सा कॉमन सा परमानेंट टिश्यू है जो कि एक लिविंग सेल्स होता है ना, और इसके पास ना इंटरसेलुलर स्पेस बहुत होता है, लार्ज स्पेसेस। देख रहे हो कितना बड़का बड़का इसमें इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें कम होता है, इसमें थोड़ा ज्यादा होता है। तो इसके पास इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है, और वो फूड, सुनिए, जो फूड प्लांट बनाता है उनको ये स्टोर करने में हेल्प करता है ना। जैसे कि कुछ सिचुएशन है, जैसे कि आपको पता है कि प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है ना। तो सुनिए, तो जो क्लोरिनकाइमा होता है ना, कहीं कहीं क्या होता है ना कि क्लोरिनकाइमा को कॉलिनकाइमा का पार्ट दिखा दिया जाता है, कहीं कहीं किसी किसी बुक में। ऐसे हम लोग कंसीडर नहीं भी करते, कभी भी करबे करते। आप लोग को जैसा लगे आप उसे कंसीडर कर सकते हो, पार्ट्स कंसीडर करो कॉलिनकाइमा का, नहीं तो आप उसको अलग से आप लोग उसको समझो क्लोरिनकाइमा को। तो क्लोरिनकाइमा के पास क्लोरोफिल होता है जिसका मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी बनाना, और वो एनर्जी स्टोर हो जाता है किसमें, पैरेन्काइमा के पास। क्यों हो जाता है, क्योंकि पैरेन्काइमा के पास क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है। तो पैरेन्काइमा, अब इसका कुछ स्पेक्स जान लेते हैं। जैसे कि पैरेन्काइमा एक लिविंग सेल होता है जिसके पास इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जिस चलते वो क्या कर पाता है, भोजन को वो स्टोर कर पाता है। एक ही लिविंग सेल होता है, इसको याद रखिएगा। और भोजन कौन बनाता है, क्लोरिनकाइमा बनाता है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है। एक पार्ट होता है, जैसे कोई एक्वेटिक प्लांट्स होता है, आप लोग एक्वेटिक प्लांट्स देखिए, उसके जो पत्ते जो होते हैं वो पानी में फ्लोट करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स के पत्ते पानी में फ्लोट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्लोरिनकाइमा वाला लिखा होगा, आप देख सकते हो। यानी एक्वेटिक प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं वो पानी में इजीली फ्लोट कर पाते। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनके पत्ते के पास इंटरसेलुलर स्पेस होगा, और इंटरसेलुलर स्पेस है तो कहीं ना कहीं वो पैरेन्काइमा से रिलेटेड तो होंगे ही। तो पैरेन्काइमा का एक पार्ट होता है, एक उसका भी पार्ट होता है, उसका नाम है, हम लोग क्या है, उसका नाम है आपका एरेन्काइमा। ठीक है, और वो हेल्प करता है एक्वेटिक प्लांट्स के पत्ते को पानी में फ्लोट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसके पास भी इंटरसेलुलर स्पेस है। तो आपका दो क्लियर हो गया, मैंने आपको दो बता दिया। तीसरा हम लोग बढ़ते हैं जिसका नाम है स्क्लेरेन्काइमा, और ये बहुत इजी, ज्यादा कोई टफ नहीं है। स्क्लेरेन्काइमा बहुत इजी है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्लेरेन्काइमा। देखिए स्क्लेरेन्काइमा एक डेड टिश्यू होता है, एक डेड सेल होता है जो कि प्लांट्स को हार्ड और स्टिफ, है ना, बहुत हार्ड बनाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हार्ड और स्टिफ बनाता है। जैसे कि नारियल का हस्क, नारियल का छिलका देखो कितना हार्ड होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके पास इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है और उसके पास स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट है जो कि उसको क्या कर रहा है, हार्ड बना रहा है। ठीक है, देखिए ये एक डेड सेल होता है जो कि लॉन्ग और नैरो सेल्स होते हैं, है ना, और ये थोड़ा थिक एंड, थोड़ा सा मोटा मोटा होता है। इसके पास कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है ना, और ये टिश्यू और स्टेम में प्रेजेंट होता है और वस्कुलर बंडल के अराउंड होता है। वस्कुलर बंडल जिसमें ज़ैलामिन फ्लोएम होता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसको कंफ्यूजन नहीं होना। तो बस यही है, जैसे कुछ नट्स का आउटरिंग लेयर, ये सब हो गया।
तो हमको इसमें ये क्या याद करना पॉइंट्स, है ना, ये जो होता है एक डेड सेल होता है ना, और ये प्लांट को हार्ड स्टिफ बनाता है, ठीक है। इसके पास कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, और एक चीज और है, इसका वॉल्स थिक होता है क्योंकि इसके पास एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है लिग्निन। अब नारियल का छिलका देखो कितना मजबूत है, क्यों होता है, क्योंकि उसके पास एक लिग्निन नाम का सीमेंटिंग मटेरियल होता है, जिस चलते वो क्या होता है, हार्ड और स्टफ होता है, किसी चीज को हार्ड बना देता है। तो ये चीज याद रखिए। तो ये आपका हो गया स्क्लेरेंकाइमा। तीसरा आपको पढ़ना है, और चौथा आपको पार्ट पढ़ना है सिंपल परमानेंट टिश्यू को, उसका नाम है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस होता है क्या, सुनिए। एपिडर्मिस सेल्स का लेयर होता है जो कि ड्राई हैबिटेट्स वाले प्लांट्स में थोड़ा ज्यादा पाया जाता है ना, और इसकी ये प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है क्योंकि वो वाटर को लूज ना करे। जितने भी ड्राई वाले एरिया होते हैं, जैसे कैक्टस वाले प्लांट जो कि डेजर्ट वाले प्लांट्स में रहते हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम ये होता है ना कि उसमें वाटर लूजेस बहुत ज्यादा होता है, जब वाटर लूज हो जाएगा इजीली, जिस चलते वाटर लूज होना नहीं चाहिए, वाटर क्रिटिकल है वहां पे, तो पानी कैसे भी कम मात्रा है, इसीलिए एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस एक सेल का लेयर होता है जो कि वाटर को प्लांट से निकलने से रोकता है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। और ये ना प्लांट्स के हर पार्ट से प्रेजेंट होता है, ये सब आउटर पार्ट्स को कवर कर, जैसे ट्री का बार्क देखे हो, है ना, तो वो भी एपिडर्मिस से बना होता है। तो एपिडर्मिस जो कि एरियल पार्ट्स यानी प्लांट का लीफ वाला हिस्सा, जो मैंने आपको पार्ट 1 में अच्छे से एरियल पार्ट्स बताया था, देख लीजिएगा। एरियल पार्ट्स वाले प्लांट में प्लांट्स एक वैक्सी लेयर छोड़ता है, एक वैक्सी कोटिंग लेयर होता है जो कि वाटर रेसिस्टेंट होता है, उसके सरफेस और लीफ के सरफेस से प्रेजेंट रहता है, जिस चलते वो पानी को लूज ना कर सके, ठीक है। ये मैकेनिकल इंजरी और किसी पैरासाइट फंगी के इन्वेजन से प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये प्रोटेक्टिव भी वर्क करता है, सब प्रोटेक्टिव रोल भी है इसका, है ना। और ये रेगुलर होता है और इसके पास कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, तो ये चीज याद रखिएगा, इसके पास कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ये एरियल पार्ट्स में एज ए वैक्सी कोटिंग लेयर है जो वाटर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे वाटर लूज ना हो सके। ये किसी भी मैकेनिकल इंजरी और पैरासाइट फंगी से, उसके इन्वेजन से प्लांट को बचाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो चीज आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक दो चीजें कि ये जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं ये फ्लैट होते हैं, और इसका जो आउटर लेयर होता है वो थिक होता है इनर वॉल के मुकाबले। इनका जो आउटर लेयर होगा वो थिक होगा अंदर के एपिडर्मल सेल के मुकाबले, ठीक है। ज्यादा कुछ खास नहीं है। ये एपिडर्मल सेल स्टोमेटा में भी प्रेजेंट होता है, और स्टोमेटा किडनी शेप का होता है, जिसको हम लोग गार्ड सेल्स कहते हैं, है ना। स्टोमेटा आप लोग देखे होंगे, और स्टोमेटा मुझे पता आप लोग देखे होंगे, जिसका मेन काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े भी होंगे स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। ऐसे सपोज कीजिए ना कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं, एयर लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, उसी तरीके से ये स्टोमेटा जो होता है ये CO2 को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, और ये ट्रांसपिरेशन भी करता है। जब कभी प्लांट्स में ना पानी की मात्रा ज्यादा आ जाए, जब कभी प्लांट्स में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए तो वो नुकसान करे ना, नहीं सुने हो, किसी चीज की अति दुर्गति होती है, वो खराब होता है। इसीलिए जब ट्रांसपिरेशन वैसा प्रोसेस होता है जिसमें कि प्लांट्स एक्सेसिव वाटर को वाटर वेपर्स के रूप में उड़ा देते हैं, कहाँ से उड़ाएंगे, तो स्टोमेटा से उड़ाएंगे, जो कि लीफ में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और लीफ के स्टोमेटा के ऊपर भी किसका लेयर होता है, एपिडर्मिस, को चीज याद रखिएगा। तो एपिडर्मिस स्टोमेटा को एज ए ट्रांसपिरेशन करवाने में भी हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि एपिडर्मिस सेल्स रूट में प्रेजेंट रहते हैं, जिसका मेन काम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, और ये लीव्स के रूट के लॉन्ग से प्रेजेंट रहते हैं, और ये एब्जॉर्प्टिक सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, जिस चलते सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, जिस चलते वाटर आसानी से ऑब्जर्व हो पाता है ना। कुछ डेजर्ट प्लांट जैसे कि आपका कैक्टस, उसके पास एपिडर्मिस का थिक वैक्सी कोटिंग ज्यादा होता है, और ये जो एपिडर्मिस का वैक्सी कोटिंग ये क्यूटीन नाम के चीजों से बना होता है। ये केमिकल है जो कि वाटरप्रूफ क्वालिटी का होता है, और वाटर को एक्वाटिक डेजर्ट प्लांट से निकलने से रोकता है। बस इतना ही था, है ना। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ सिंपल परमानेंट टिश्यू इजीली मैं बहुत फास्ट पढ़ाऊँ, समझा दिया हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक 2-3 बार सुनिए, समझ जाइए। मैं बहुत ईजी अच्छे तरीके से आपको समझाऊँ, और कुछ खास है नहीं टिश्यू में, है ना। बहुत हाइप बना के रखा रहता है कि इतना मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है भाई, तो बच्चों का चीज है,
बस यही चीज़ है ना। तो बस आपको ये चीज़ है कि वीडियो बार बार देखिएगा, वीडियो को शेयर करके इसको समझिएगा बार बार, नहीं तो आपको नहीं समझ में आने वाला। वीडियो को देखिएगा 2-3 बार तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको बहुत इजीली तरीके से बता रहा हूँ। देखिए ये प्लांट का कॉर्क सेल है और ये ना एपिडर्मिस सेल से बना था। कॉर्क सेल नहीं तो प्लांट का छाल देखे हो, वो उसको कॉर्क कहता है, ट्री का बार्क जिसे कहते हैं, ठीक है। अब है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये होता क्या सुनिए। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एक पार्ट है ना, जो कि सच में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और आपको इसमें दो चीज पढ़ना है, एक पढ़ना है आपको जाइलम, दूसरा पढ़ना है फ्लोएम, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम ना इसे जस्ट थोड़ी देर पहले हमने वस्कुलर बंडल के बारे में सुना था। तो ये जो वस्कुलर बंडल होता है ना, ये समझिए प्लांट्स का वेन्स है, वेन समझते हो, नस है। जाइलम फ्लोएम प्लांट्स एक तरीके का नस होता है और इसी वस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम होता है। और जाइलम फ्लोएम का दोनों का फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। दोनों का फंक्शन अलग अलग, इस चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और ये जाइलम फ्लोएम जो भी वर्क करता है अपने कॉमन को, अपने जाइलम फ्लोएम का ही पार्ट हो गया, फ्लोएम का ही पार्ट हो गया। ये जो पार्ट्स होते हैं ना जाइलम फ्लोएम को, ये कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं और अपने फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करते हैं, जिससे चलते प्लांट्स में वाटर और फूड का सप्लाई अच्छे से हो पाए। जैसे कि हम इंसान में अगर वाटर और फूड का सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगा तो वो क्या करेगा, उल्टा शरीर को तो नुकसान ही ना करेगा, तो उसको सप्लाई भी होना इजीली जरूरी है, वो फायदा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इसी डिस्टिंक्ट फीचर्स के लेके ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो वर्क करता है, ठीक है। हम लोग इसको थोड़ा अच्छे समझते हैं। पहले समझते हैं जाइलम होता है, जाइलम का पार्ट समझते हैं। देखिए जाइलम के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं मेनली। एक होता है ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स को हम लोग जाइलम कोलेनकाइमा भी कहते हैं, फाइबर्स को हम लोग कोलेनकाइमा भी कहते हैं, तो अब इसको हम लोग याद कर लीजिएगा। देखिए जो ट्रैकिट्स और वेसल्स होते हैं ये जाइलम में ना वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कैसी का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। और आपको पता है पैरेन्काइमा में क्या काम है, फूड स्टोर करना यानी एनर्जी स्टोर करना। और जब भी कोई काम होता है सेल में, है ना, जब भी कोई काम होता है तो वो काम हो रहा है तो उसमें एनर्जी लगता है कि नहीं लगता है, तो पैरेन्काइमा में वही जाइलम को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ट्रैकिट्स और वेसल्स क्या करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा उसको एनर्जी देता है और जाइलम फाइबर उसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है, जिसे फाइबर को हम लोग कोलेनकाइमा भी कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जाइलम एक डेड सेल होता है ना। और जो ट्रैकिट्स और वेसल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर ट्यूब्स के रूप में होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ट्यूब्स के रूप में इनका स्ट्रक्चर्स है। और ये क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करता है। तो सपोज कीजिए कि प्लांट्स आप लोग देखे होगे ना, जैसे कि आप लोग ना प्लांट्स देखे होगे, ठीक है। मैं यहाँ पे पीछे बना देता हूँ। जैसे कि आप लोग ना प्लांट्स तो बहुत बार देखो, कैसे बताऊँ मैं आप लोग को, है ना। जैसे आप लोग प्लांट्स देखोगे तो देखते हो प्लांट्स का जड़ होता है और जड़ से पानी ऊपर जाता है, ऊपर जाता है ना जी, यानी नीचे बॉटम से एरियल पार्ट्स में, एरियल पार्ट्स प्लांट्स के ऊपर वाला हिस्सा यानी ऊपर जाता है ना। तो वो नीचे से ऊपर जा रहा है एक डायरेक्शन में जा रहा है। इसीलिए जाइलम द्वारा वाटर के फ्लो को हम लोग यूनी डायरेक्शनल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनी डायरेक्शनल कहते हैं, इसको याद रख लेगा, ठीक है। दूसरा चीज, ये चीज हो गया तो आपके जाइलम खत्म। दूसरा हम लोग को पढ़ना है फ्लोएम। तो देखिए तो फ्लोएम के 5 टाइप्स होते हैं। हम लोग नॉर्मली इसको 4 टाइप्स भी कंसीडर कर सकते हैं, किसी 4 टाइप्स भी लिखा रहता है, जैसे कि सीप सेल्स, सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, है ना। अब पैरेन्काइमा का वैसे ही फंक्शन होगा जैसे कि जाइलम पैरेन्काइमा फंक्शन था, और जैसे जाइलम फाइबर का फंक्शन था उसी तरीके से फ्लोएम फाइबर का ही फंक्शन होगा। फ्लोएम फाइबर स्टेबिलिटी देगा उस फंक्शन को परफॉर्म होने के लिए, और फ्लोएम पैरेन्काइमा एनर्जी देगा उसको होने के लिए, ठीक है। अब सुनिए, सीप ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स जो हैं वो ना फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करते हैं। कैसे ट्रांसपोर्टेशन में, फूड के ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करते हैं, है ना। और ये दोनों फ्लेक्सिबिलिटी और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एक चीज छूट गया दोस्तों, ये कि जो जाइलम जो है ना, जब वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है तो एक प्रोसेस के द्वारा फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलम द्वारा किया गया प्रोसेस जिसमें कि वो फूड वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो वाटर जाइलम के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम लोग रूट प्रेशर कहते हैं। तो रूट अपने प्रेशर से वाटर को ऑब्जर्व करता है और ऊपर तक लेके जाता है। तो रूट प्रेशर इज द प्रेशर बाय विच जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर।
और फ्लोएम जो जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करता है, जिस चलते फूड जो होता है एरियल पार्ट से लीव से प्लांट्स के बाकी हिस्सों में जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन और रूट प्रेशर को समझ में आ गया होगा, जब मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब बताइए, प्लांट के एरियल पार्ट से भोजन आ रहा है और प्लांट्स के सभी पार्ट तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो जैसे कोई सपोज करिए प्लांट है, ऊपर उसका पत्ता है, तो चारों दिशा से ना वो न्यूट्रिशन जा रहा है, चारों सभी डायरेक्शन से जा रहा है न्यूट्रिशन, आ रहा है प्लांट के सभी पार्ट्स तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसीलिए जो भोजन होता है वो प्लांट में बाय डायरेक्शनली मूव करता है, और वाटर जो होता है रूट्स के द्वारा एक डायरेक्शन ऊपर जाता है, उसको कहते हैं यूनिडायरेक्शनल, इसे कहते हैं बाय डायरेक्शनल। इस चीज को याद कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्लांट टिश्यू भी समझ में आ गया होगा। प्लांट टिश्यू में भी परमानेंट टिश्यू, जो मैंने आपको दोनों बता दिया, ठीक है, सिंपल परमानेंट बता दिया और कॉम्प्लेक्स परमानेंट बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।